पुलिस बेसिकली बीइंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि फर्स्ट कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो फर्स्ट वो रिपोर्ट करता है। ठीक है, लेट्स से अगर कहीं पे कोई वकूआ हो गया, कोई वारदात हो गई है तो पुलिस ने अपने फर्स्ट हैंड पे जाना है, जाके वहाँ पे 15 की कॉल होगी है तो उसको भी रिस्पॉन्ड पुलिस नहीं करना है एज़ पर लॉ। तो जो पुलिस है इसका सबसे बहुत बेसिक रोल है इस टाइम इस यूनिवर्स में, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो पुलिस को जो बेसिकली इश्यूज फेस होते हैं वो आजकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो उनके आ जाते हैं पेट्रोल से रेलिवेंट। जो लेट्स से अगर वो कहीं पे जाते हैं, कोई वकूआ हो गया है, लेट्स से मैं अगर पिंडी की बात कर लूँ तो पिंडी में इस तरह है कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से ऐसे देहाती थाने हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर कोई किसी किस्म की कोई अटैम्प्ट हो जाती है या कोई वकूआ हो जाता है, कोई 15 कॉल चलती है, कोई मर्डर भी हो जाता है इवन, तो पुलिस ने अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और जो ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। लेट्स से एक थाना है उसमें 1 या 2 आपको मुश्किल से गाड़ियाँ मिलेंगी या उनकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसमें अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सबसे बेसिक ये है कि आपको जाना है तो वो अराउंड कोई घंटा 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है। फिर जो पेट्रोल की क्वांटिटी है गाड़ी की, वो आपको दिन में क्वांटिटी देते हैं 7 to 8 लीटर, जो कि बहुत मिनिमम है। और ये पेट्रोल का बहुत एक इशू है कि वो भी जो है अमूमन ऐसा होता है कि जो पुलिस स्टेशन के जो थानेदार हैं या जो भी उनके ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पे होते हैं या जिसकी गश्त की ड्यूटी होती है तो वो अमूमन अपनी जेब से पे करके डलवा रहे होते हैं। तो उसकी भी रीज़न यही है कि एक तो फंड का इशू है नंबर 1। पंजाब फंड को, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा इस पे फोकस करे और पंजाब पुलिस को भी चाहिए, जो सुपीरियर्स हैं इनका, स्पेशली डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IG पंजाब हैं, तो उनका बहुत अच्छा एक रोल है, बहुत अच्छा भी काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स दिए हैं पंजाब पुलिस के लिए। तो ये भी एक चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि पंजाब पुलिस में एक मुस्बत रोल प्ले करेगा। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर तो थानों के पास फंड्स की भी शॉर्टेज है, उनके पास जो है वो पेट्रोल की भी शॉर्टेज है, तो फिर ये थाने जो होते हैं ये चलते कैसे हैं? थानों का बेसिकली सिस्टम कुछ इस तरह से कैलकुलेट हुआ है और ये आज से नहीं है, ये अराउंड कोई इसको आप कह लें कि कोई 30-40 साल से, शायद हमारी पैदाइश से भी पहले का ये एक ऐसा सिस्टम इनका बन चुका है जो साल से चलता जा रहा है और माइट भी ये आगे भी से ऐसे ही चले। और उसमें जो सबसे बेसिक रोल है वो यही है कि जो पुलिस वाले भी हैं वो भी नहीं चाहते कि सिस्टम चेंज हो, और वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आज तक उन्होंने इससे रेलिवेंट आवाज़ नहीं उठाई आज तक, तो ना उन्होंने आज तक फंड से रेलिवेंट कोई इश्यूज़ पे बात की है। जो इनका इश्यूज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, बाकी जो थाने चलते हैं, रही बात थानों की, तो थाने जो हैं वो पुलिस वाले अपनी जेब से चलाते हैं और जो भी थानेदार ड्यूरिंग गश्त होता है वो इवन पेट्रोल भी अपनी जेब से डाल के, डीजल जो भी है उसमें जितनी क्वांटिटी में भी डलेगा वो अपनी जेब से डालता है। ये तो होगी डीजल की बात। अब आ जाते हैं हम उनके जो मुलाजमीन ड्यूरिंग गश्त जो उनके साथ होते हैं। आपको नहीं पता, अगर ड्यूरिंग गश्त भी जो मुलाजमीन इनके साथ होते हैं, अगर उन्होंने कोई रोटी खानी है, रोटी का टाइम है, इवन उन्होंने अगर कोई सिगरेट वगैरह कोई भी चीज़ पीनी है, पानी भी इवन पीना है, तो वो भी थानेदार साहब जो आगे फ्रंट पे गश्त पे होते हैं उनसे ही लेके तो वो मामला चलते हैं, तो वो भी एक किस्म का उन्हीं के सर होता है। तो ये इस तरह करके कोई सिस्टम इनका चलता है। और बाकी जो थाने हैं, थानों का सिस्टम बहुत अरसे दराज से चलता आ रहा है। उस सिस्टम को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं या जो पुलिस लैंग्वेज उसमें बोलते हैं मंथली। तो एक सिस्टम है इनका मंथली का जो कि साल से चलता आ रहा है, और वो एक ज़िले में नहीं पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम, आप कराची से शुरू कर लें खैबर तक ये सिस्टम चलता है। तो अगर आप इस पे चलें तो हर थाने की एक अपनी कीमत है, वहाँ पे जो SHO अपॉइंट होते हैं, SHO लगने के लिए भी वहाँ पे पेमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। अगर पेमेंट्स नहीं दी जाती तो फिर वो उसके ओपोनेंट फटीक जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अफसरान की कोई फटीकी हैं, तो वो उसको कवर कर रहे होते हैं। तो उसमें भी जो मोस्टली SHOs हैं वो उनकी पेमेंट्स होती हैं मंथली फिक्स होती है। बहुत से ऐसे थाने हैं जिनकी मंथली फिक्स हैं, जहाँ पे जुआ होता है, जहाँ पे जिना होता है, जहाँ पे मंशियात फरोशी है, तो उनकी प्रॉपर एक मंथली जो है वो फिक्स हो चुकी होती हैं। ये बताएं कि एक जो थाना होता है उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली आप कह रहे हैं उससे इनकम कितनी हो जाती है, और जैसे आपने नाम लिया कि कहीं पे अगर जुआ हो रहा है या कहीं पे मंशियात हो रही हैं, तो उसकी भी मुझे बता दें कि जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं और उसके उनकी वो कितनी मंथली जो है वो रिसीव होती है।
डिफरेंट केसेस आते हैं हमारी बेसिकली फील्ड में, और जो क्राइम रिपोर्टर होता है बेसिकली वो क्राइम ही डील कर रहा होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे क्या है तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। एक मिनट के बाद नया क्राइम रिपोर्ट होता है, इतना क्राइम हो चुका है इस टाइम। तो जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केस जो मेरी नज़र में है वो यही है कि एक बहुत ही जिसे आप स्पीचलेस एक किस्म के कह सकते हैं कि एक वो वाक़या था जो कि एक पिंडी का ही थाना है न्यू टाउन, उसमें उसकी हदूद में वो 2-3 दफ़ा वो हुआ था, क्राइम रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक डकैत था जिसका नाम था बिशू बेसिकली 2010 और 11 में डिफरेंट किस्म की जो डकैतियाँ थी वो सर अंजाम देता रहा, और उसके अलावा उसके डिफरेंट किस्म के जो अज़ाइम थे वो बेसिकली दौरान डकैती जो वहाँ पे लेडीज़ होती थी उनको वो रेप करता था, और उसके साथ वो डिफरेंट किस्म की वो मतलब बदतमीज़ी और इससे जो गिरी हुई हरकत हैं वो करता होता था, जिसकी वजह से पुलिस की हिट लिस्ट पे था वो, और इंतहाई शर्मनाक किस्म की हरकतें वो करता था। तो वो एक मेरी लाइफ का एक ऐसा केस था जो कि मैं उसको भूल नहीं सकता। तो वो एक ऐसा एलिमेंट था, उसको फिर बाद में इनकाउंटर भी हुआ जो कि एक ज़रूरी था ऐसे शख्स का इस कायनात में ना होना, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम के तमाम जो वहाँ के रहायशी थे वो बहुत उससे तंग थे। तो ये एक ऐसा इशू था कि दौरान डकैती वो जो डकैत था वो वहाँ पे डकैती भी करता था, और वहाँ की जो लेडीज़ होती थी उस घर में उस दौरान डकैती उनके साथ वो रेप भी करता था, और इस तरह की डिफरेंट रिपोर्ट हो चुकी थी वहाँ पे वारदातें जिसमें ये काम हो चुका था। तो पुलिस ने उस पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उस टाइम के जो CP होते हैं रावलपिंडी इसरार अब्बासी साहब, जो कि आजकल गालिबन FIA में उस टाइम अपॉइंटेड है, तो उन्होंने इस पर बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया, और उसको इनकाउंटर में जब डेफिनेटली उसने आगे से मुजामत की तो फिर उसका इनकाउंटर किया गया, तो जिसमें वो कत्ल हो गया था। जो बेसिकली उस टाइम हमें रिपोर्ट हुआ था उसमें यही था कि एक फैमिली थी जो कि न्यू टाउन थाने के हदूद पे एक एरिया है पंडोरिया, वहाँ पे जो रिहाइश पजीर थी उनके घर वो डकैती की नीयत से इंटर हुआ। तो जब वो इंटर हुआ तो उस टाइम जो उस घर के मर्द हजरात थे वो उस घर से निकल रहे थे, तो उनके जाने के बाद वो इंटर हुआ, तो उसमें से जो एक फैमिली मेम्बर था उसका जो सेल फ़ोन था वो घर पे रह गया। वो अपना फ़ोन लेने के लिए जब वापस आया तो उसने घर में रिंग दी, तो जब उन्होंने डोर ओपन किया उसकी फैमिली में से, तो उन्होंने जो टेक्स्ट वाला पोर्शन होता है मैसेज का उस पर वो चीज़ मेंशन करके दी कि हमारे घर में इस तरह जो एक बंदा मौजूद है जो कि आर्म्ड है और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है और डकैती की नीयत से आया। तो उस पर फिर 15 कॉल ही फिर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, तो उनके रिस्पॉन्ड पे फिर आगे से मुजामत की गई, जिस पे फिर पुलिस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी मोस्ट रिसेंट जो केस मेरे नॉलेज में है वो है मियां इमरान साहिब का, जो कि पंजाब पुलिस में रावलपिंडी में बीइंग इंस्पेक्टर और बीइंग SHO परफॉर्म कर रहे थे, जो कि थाना रेस कोर्स था उसमें। और उस टाइम जो CPO रावलपिंडी थे SN यूनुस साहब, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा अपना टेन्योर यहाँ पे गुजारा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्राइम रेशो को भी कंट्रोल किया हुआ था और बहुत सी चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। मियां इमरान साहब जो थे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ईमानदार, अच्छे और एक नेक नीयत इंसान थे, जो कि एक प्रॉपर तरीके से अपना एक काम सर अंजाम दे रहे थे। उसमें जो दो भाई थे जाहिद और इरफान शाहिद, ये दो भाई ऐसे थे जिन्होंने इन्होंने वहाँ पे कार लिफ्टिंग का काम शुरू किया हुआ था गाड़ी चोरी से रेलिवेंट, जिसके बारे में हमें 2 से 3 दफ़ा रिपोर्ट हो चुका था, जिस चीज़ को कवर किया जा रहा था मियां इमरान साहब की तरफ से। तो मियां इमरान शहीद साहब की तरफ से, जो कि पंजाब पुलिस का फ़ख्र भी हैं,
उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया और वहाँ पे उनसे डिफरेंट किस्म की जो गाड़ियाँ थी वो बरामद की गई और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जुडिशल किया गया, जिसका उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ हुई जो मुजरिमान थे, और उन्होंने उसका बदला कुछ इस सेंस में लिया कि जो कि एक बयान ना करने वाले अल्फाज हैं कि उनकी जो फैमिली थी मियाँ इमरान एसएचओ साहब की, वो अपनी गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सवार थे, जिनकी गाड़ी को टारगेट किया गया था कचहरी चौक के करीब, और उसमें उनका शहादत उन्होंने पाई थी और उसमें उनकी जो फैमिली थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो डेफिनेटली आपके बच्चे साथ हों और आपकी फैमिली साथ हो, उस दौरान ही आप पे इस तरह की फायरिंग अटैम्प्ट हो जाए, जो कि एक नाकाबिले फरामोश एक अमल था, वो हुआ वहाँ पे, और जिसकी वजह से पंजाब पुलिस को बहुत बड़ा धचका भी लगा। ये एक ऐसा वाक़या था जो कि रिपोर्ट हुआ था मेरे नज़दीक, और जो मेरी लाइफ का सबसे एक स्ट्रेंज वाक़या था कि एक पुलिस वाला जो कि अपना काम प्रॉपर ईमानदारी के साथ कर रहा था और अपना फ़र्ज़ ईमानदारी के साथ अपना निभा रहा था, और जिसके रास्ते में इस तरह की हर्डल आई और उन्होंने उसको एक बहुत ही बुरे तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मर्डर किया। वो बेसिकली जिस टाइम वो कचहरी चौक में थे, गालिबन उस दिन संडे का दिन था, और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे खाना खा के आ रहे थे लंच करके। तो वो जब वापस आ रहे थे तो कचहरी चौक के पास ही उनको जो वहाँ पे सिग्नल था, बेसिकली वहाँ पे उनको गाड़ी में फायर किया गया था, जो कि उनके नेक पे दो, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फायर हुए थे वो उनकी नेक पे हुए थे और वहीं पे वो फौत हो गए थे। तो ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव किस्म का वाक़या था, जो कि मेरी जो पूरा ऊपर जो मेरा टेन्योर है उसमें मैंने उस चीज़ को बहुत फील किया कि मेरे सहाफ़त के नज़रिए से वो चीज़ मैंने जब देखी तो मुझे वो बहुत ही फील हुई। उनके साथ कैसे जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो उस टाइम पे सीपीओ रावलपिंडी तैनात थे एसएन यूनुस साहब, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया, और विद इन फ्यू डेज़ उन जो गैंग था, बेसिकली दो भाइयों पे जो गैंग था मुश्तमिल इरफान और जाहिद पे, और उसको उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने डिफरेंट किस्म की रेड्स भी की, और दौरान रेड ही उन्होंने पुलिस से मुज़ामत की थी, जिसकी वजह से पुलिस पार्टी के पे फायरिंग की वजह से पुलिस ने ओपोनेंट पे फायरिंग की, जिसकी वजह से वो दोनों भाई वहीं पे जहन्नुम वासिल हुए, और उनको इबरत का निशान बनाया गया कि आज के बाद पुलिस से रेलिवेंट किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई वो पुलिस पे अटैम्प्ट वो जो है मुनासिब नहीं है। वो जब पुलिस स्टेशन में आपको ये बेसिकली डिफरेंट किस्म की जुर्म में लाई की गाड़ियाँ होती हैं जो डिफरेंट किस्म के जराइम में लाई जाती हैं डिफरेंट किस्म के बंदों से। लेट्स से इसमें कुछ होती हैं जो डिफरेंट मुकदमात में होती हैं, मर्डर के 302 के 324 के मुकदमात में होती हैं, कुछ होती हैं जो कि मंशियात के मुकदमात में 9C में पकड़ी जाती हैं, और कुछ होती हैं जो कि प्रॉपर पुलिस जिनको गाड़ियों को कैप्चर करती है, जो कि जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, जो कि गाड़ियाँ विदाउट डॉक्यूमेंट्स चल रही होती हैं, उनको भी कैप्चर किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के जराइम हैं जिनमें ये गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल लाए जाते हैं। बेसिकली ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लाए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं, इनको थाने में रखा जाता है। जिनके कोई मालिकान होते हैं वो आते हैं, अपनी प्रॉपर कोर्ट पे जाते हैं और प्रॉपर वहाँ से स्पुर्दारी, जिसको एक प्रॉपर अमल है जो कि कोर्ट का, जिसके बाद आप अपनी जो भी चीज़ है वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, जो भी चीज़ है वटेवर, वो अपनी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कोर्ट का प्रोसेस है। अगर जो भी मालिकान होते हैं, जो जेन्युइन मालिकान है, वो आते हैं और थाने से अपनी ले जाते हैं। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो व्हीकल्स हैं जो कि वहाँ पे खड़ी रहती हैं और जिनके अंदर घास तक उगने लग जाती है गाड़ियों के अंदर, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही होती है कि उनके मालिकान नहीं होते उनके पीछे, जिसकी वजह से पुलिस जो है उस चीज़ को
उनकी मजबूरी होता है वहाँ पे चीज़ को कैप्चर करके रखना। और इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है और उनका बहुत बड़ा दिल है जो उस जगह पे उसको रख लेते हैं, क्योंकि पुलिस के पास स्पेशली जो अंदरून थाने हैं शहरों के, उसमें जगह ही नहीं है कि आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को इस तरह प्लांट कर सकें या वहाँ पे रख सकें। तो ये बहुत एक सिचुएशन ऐसी है कि पुलिस जो है बहुत मुश्किल से इस चीज़ को टैकल करती है, हैंडल करती है। ये बताएं कि जेल के अंदर की क्या चीज़ होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्या वापस और या ऐसा वाकया जो कि आपको आपने रिपोर्ट किया और क्या वहाँ पे सुसाइड्स थी? जेल बेसिकली एक किस्म का एक कैद घर ही है, और जेल को जो जर्नलिज़म है उसकी ज़ुबान में भी या एक वो जेल की अपनी भी एक ज़ुबान होती है, उस लैंग्वेज में भी जेल को जो है एक जराइम की जो दुनिया है वो कहा जाता है। और जो जेल है वो एक किस्म की यूनिवर्सिटी है जराइम की, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट जराइम में आते हैं और आके वहाँ पे डिफरेंट केसेस में वो अरेस्ट होते हैं और जिनको वहाँ पे सज़ा दी जाती है, मुजरिम होते हैं। तो जेल जो है बेसिकली जेल में डिफरेंट किस्म के वकूए होते हैं। मैंने ऐसे वकूए भी वहाँ पे रिपोर्ट होते हुए देखे हैं जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 दफ़ा उम्र कैद हो चुकी है, 25-25 साल उनको कैद होती है, और उसके बाद वो सिर्फ एक नज़ारा करने के लिए बाहर का, कि हम बाहर की दुनिया देखें कि बाहर क्या मामलात चल रहे हैं, तो वो जेल में डिफरेंट किस्म की लड़ाई भी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करते हैं। और इवन ऐसा भी हो चुका है जो कि किसी का कान काट दिया, किसी का नाक काट दिया, कि सिर्फ हम जो है जेल से बाहर जाएंगे और जाके वहाँ पे देखेंगे कि दुनिया अब कैसी बस रही है और कैसे बाहर के लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं। जेल में और भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो लोग वहाँ पे बहुत अरसा दराज से जो वहाँ पे कैदी होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही होती डिफरेंट कोर्ट्स में, अपर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उस सुनवाई ना होने की वजह से भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जिसमें लोग जो है सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो मामलात हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसा वाकया करता हो, परेशान भी करता हो पुलिस वाले से? जर्नलिज़म में मेरे जो उस्ताद रहे हैं उनसे मैंने एक वाक़या जो था उन्होंने एक हमें रिपोर्ट किया था वाक़या, और उन्होंने हमें बताया था, जिसको सुन के मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसा भी इस पाकिस्तान में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो चुका है। और वो वाक़या ऐसा कुछ था कि जावेद इकबाल नामी एक शख्स था जो कि लाहौर का रिहायशी था, और उसने अराउंड कोई 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको वो उसने जो कि अपना उधर काम चलाता था, वीडियो गेम से रेलिवेंट उसका काम था, उसने शॉप बना रखी थी जिसमें बच्चों को वो ट्रैप करता था, और ट्रैप करने के बाद उनको वो उठा के ले आता था अपने घर पे, और जिसके बाद उनका रेप भी किया जाता था। और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि रेप का उसका शिकार हुए थे। उसके बाद वो सरप्राइजिंगली एक ऐसा कामल करता था जिसके बाद वो बच्चे जो हैं वो उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता था। और जिसमें उसने जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो ये था कि वो बच्चों को रेप करने के बाद और उनको मारने के बाद ड्रम में, जो कि एसिड से भरा हुआ ड्रम होता था, उसमें वो उनको डाल देता था और ऊपर से उसको कवर कर देता था, और कुछ दिनों बाद उसको वॉशरूम के थ्रू ट्रेन आउट कर देता था। ये एक ऐसा वाक़या था, इसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए थे कि जर्नलिज्म में मैंने इससे पहले ऐसा वाक़या रिपोर्ट होते हुए नहीं सुना जिसने इंसान ने, जावेद इकबाल नामी इस दरिंदा सिफ्त शख्स ने इस तरह का एक अमल किया जिसमें 100 से ज़ायद बच्चों को जो रिपोर्ट हुए थे उस टाइम लाहौर पुलिस ने इसको फिर जो अरेस्ट किया और फिर वो सारे मामलात हुए, तो उसमें इसने सबसे ज़्यादा जो इस बंदे ने गंद किया था वो इसका जावेद इकबाल का था। बच्चा से अगर गायब हो जाता है और इसको और वो जो मर्डर है उसके तरह खुद जाके ये बताता है कि मैंने ऐसा फिर जाके जो पुलिस है उससे घर जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। और ये क्वेश्चन ये है कि शहर में 100 बच्चे अगर गायब हो तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि इस तरह का वाक़या पुलिस की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया, क्या टैक्टिक्स यूज़ की जिससे वो
जिसमें मिसिंग्स कंप्लेंट्स भी आई थी थाने में उस टाइम, जो मुतलका वहाँ के अपने अपने एरिया के थाने थे। बेसिकली इसका एक तरीका वारदात इस तरह का कुछ था कि ये बच्चों को, जो कि ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वीडियो गेम से रेलिवेंट शॉप थी, इसने रखी हुई चलाता था, तो ये बच्चों को ट्रैप किया करता था। जो इसका तरीका वारदात था, ये बच्चों को ट्रैप करता था और ला के उनको डिफरेंट हीलो बानों से उनको ला के और उसको फिर रेप करता था और उसके बाद वो फिर उनको मर्डर कर देता था। तो जो ये ब्रूटली मर्डर करता था और उसके बाद ये बच्चे जो हैं वो एसिड में बाकायदा जलाए भी जाते थे। में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पुलिस है उसका क्या रोल था, कि पुलिस को क्यों ये बंदा आइडेंटिफाई नहीं हुआ और पुलिस ने इस तक क्यों नहीं पहुंची। तो ये बेसिकली जो वक़ूआ था ये 2001 और 2002 का था। उस टाइम जो पुलिस थी, पुलिस ने इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि लाहौर में रेंडमली इतने बच्चे जो हैं वो डिफरेंट मद में उठाए जाते थे और भिखारी जो है उनसे भीख भी मंगवाते थे। उस टाइम बैगर सिस्टम नया नया लॉन्च हुआ था लाहौर में। तो ये जो चीज़ें थी ये इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, तो ये इस वजह से ये जो बंदा वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सका। उसके बाद इस बंदे ने जब ये सारा मर्डर हो गया ब्रूटली, जब इसने 100 से ज़ायद बच्चों को मर्डर किया, उसके बाद ये फिर थाने बाकायदा खुद आया और इसने कन्फेस किया कि मैंने इस 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो मर्डर किए हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो ये थी कि इस बंदे ने आके जब थाने में खुद कन्फेस किया कि मैंने 100 से ज़ायद बच्चों को ब्रूटली मर्डर कर दिया है, तो इस पे पुलिस एक हैरानकुन तरीके से परेशान भी हुई कि इतने बच्चे मर्डर हो चुके हैं। और जब पुलिस ने इस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया इसकी डेप्थ में जाके, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसके किसी किस्म के कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं थे। जैसा कि इसका एक पैटर्न था जो कि ये हर दफ़ा फॉलो करता था कि जो भी बच्चा रेप के बाद जो मर्डर करता था उसको ये एसिड में प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ोल्व करता था और उसके बाद जो है उसको वाइप आउट कर देता था, बच्चों को थ्रू पानी के ड्रेन कर देता था, जिसकी वजह से पीछे कोई भी जो एक सिंबल है वो नहीं रहता था और सबूत नहीं रहते थे। तो कानूनी तौर पे पुलिस जो थी वो बेसिकली लाचार थी, जिस वजह से वो इसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकती थी। ये जब बच्चे जो मर्डर करता था उनकी जूती जो होती थी ये उसको रख लेता था, जूती के पैर को, और जो कपड़े भी उनके रख लेता था और जूतियों के पैर तक रख लेता था और उनकी प्रॉपर तस्वीरें बनाया करता था। और ये जब तस्वीरें बना लेता था और जो उनके वालिदैन थे उनको भी जब ये उन्होंने इवन अपने बच्चों की शनाख्त भी अपनी जूतियों और बच्चों के कपड़ों से की। तो ये इस टाइप का ब्रूटल इंसान था।